हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंसेज का जियोग्राफी का एक लेसन है अवर इन्वायरमेंट, इसको लेके आया हूँ। आप लोगों के पास NCERT किताब है, जो भी किताबें हैं सभी में चैप्टर दिए हुए हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। अवर इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। एनवायरन ये फ्रेंच वर्ड है। एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग और मेंट का मतलब एक्टिविटी। हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वही तो हम लोग को पढ़ना है इसमें। अब इन्वायरमेंट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एनवायरनमेंट जो है इसको दो भागों में कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, दो तरह के इन्वायरमेंट हो गए, नेचुरल, ह्यूमन मेड। अब हम लोग आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पर। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? इस पृथ्वी पर जो चीज़ें पहले से प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, उपस्थित हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। और मैन मेड में जो हम लोग खुद अपने आप आते हैं, मैं थोड़ा बाद में इसको डिस्कस करूँगा। पहले नेचुरल में आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट दो तरह का होता है। एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। और बायोटिक को हम लोग लिविंग भी कहते हैं, लिविंग थिंग्स। एबायोटिक को नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक। अब बायोटिक में मुख्य रूप से तीन चीज़ें आती हैं। ऐसे कर लीजिए आप लोग, एनिमल्स, प्लांट्स एंड थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोटिक में, लिविंग में, हमारे इन्वायरमेंट में मुख्य रूप से तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि एबायोटिक में इसमें भी तीन चीज़ें, चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लोग एयर ही ले लेते हैं, एबायोटिक है। वाटर है, ये भी एबायोटिक है। और तीसरी चीज़ हम लोग सॉइल, जिसको लैंड कहते हैं, ये है। चौथी चीज़, एक और चीज़ जोड़ दे रहा हूँ मैं, वो है सनलाइट। क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स में ये चारों ही चीज़ें हैं। किसी किसी बुक्स में सनलाइट का रेफरेंस दिया हुआ है, किसी किसी बुक्स में सनलाइट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में एनिमल्स हैं, सारे जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो भी आते हैं सभी ने, चाहे वो वाटर में रहते हों, चाहे एयर में हो, चाहे ज़मीन पर हो, चाहे वृक्ष में हो, जो भी हो, सब एनिमल्स में आते हैं। और प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, एल्गी हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, ब्रायोफाइट्स हो, मॉसेज हो, टेरिडोफाइट्स हो, एंजियोस्पर्म के हो, सभी हो, ये सभी प्लांट्स आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया, कुछ यूनिसेलुलर, फंजाई, ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम लोग एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट को इस पृथ्वी पर चार डोमेन्स में बांटा गया है, चार मंडल में बांटा गया है। अब मैं एक एक का नाम लिखूंगा। 4 यहाँ लिख देता हूँ, 4 डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। 4 डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। नंबर 1, लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर,
इसको हम लोग कहते हैं जलमंडल। तीसरा है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और जो चौथा है वो तीनों से रिलेटेड है, तीनों में है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। ये जो चौथा वाला है बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, ये तीनों में ही पाया जाता है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर स्थलमंडल का लेते हैं। जमीन की बनावट, इस अर्थ की बनावट जिसको टोपोग्राफी भी कहा जाता है, प्लेन है, ऊंची नीची है, पठार या प्लेट्यूस टाइप का है, या हिली एरिया है, ये सभी चीज़ें लिथोस्फीयर में आती हैं। अगर प्लेन इलाका है तो वहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, कैसी है, वहाँ जंगल हैं, पेड़ हैं, नहीं हैं, रेगिस्तान है, क्या है, ग्रासलैंड है, ये सब चीज़ें लिथोस्फीयर में आती हैं, स्थलमंडल में आती हैं। जहाँ तक हाइड्रोस्फीयर की बात है, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, वातावरण में फैली हुई वाटर की ड्रॉपलेट्स, ये सभी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। लेकिन पृथ्वी पर कहा जाए तो जलमंडल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र है, ओशन है, समुद्र है। उसके बाद हम लोग आते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लेके अनलिमिटेड एरिया तक फैला हुआ है। हम लोग पढ़ने के लिए 800, 900, 1000 किलोमीटर का ले लेते हैं, लेकिन कई सारी इसकी अलग अलग परतें हैं वायुमंडल की। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो जो नीचे का सबसे निचला स्तर है, यहाँ पर कुछ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब पाई जाती हैं। अब आप तो जानते हो कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 78% से भी ज़्यादा होती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन भी 21%, 20% से ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती हैं। एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की सतह से लगभग 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन की एक परत पाई जाती है। ये ओजोन की परत सूर्य से आने वाली सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ये जो भी रेज होती हैं, इनको या तो बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं गैसें, या उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो पृथ्वी पर जो भी लिविंग बींग्स हैं वो सुरक्षित हैं। हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आते हैं बायोस्फीयर। मैंने अभी आपको बताया कि बायोस्फीयर एक बहुत ही पतला नैरो जोन है जो तीनों में पाया जाता है, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में। अब बताऊं कैसे। लिथोस्फीयर में ज़मीन पर तो एनिमल प्लांट सब रहते ही हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया कुछ फीट, 4 फीट 6 फीट नीचे ज़मीन में पाए जाते हैं, वो भी एक रेंज हो गई। और ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। अगर हम हाइड्रोस्फीयर में देखें तो समुद्र में भी काफ़ी गहराई तक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं पानी में। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात लें तो हवा में तो काफ़ी ऊंचाई तक ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों में ही पाया जाता है, और जिसमें बायोस्फीयर में जैवमंडल नाम है, तो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आप लोग जानते हैं कि आजकल साइंस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले मनुष्य बाहर रहता था, जंगलों में रहता था, जो नेचुरल चीज़ें होती थी वही उनका आवास होता था। लेकिन अब मनुष्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार मकान बना लिए हैं। मकान में रहने के लिए सारी सुविधाएं हो गई हैं। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, हम कमरे के अंदर, मकान के अंदर
एसी लगाकर, कूलर लगाकर बड़े आराम से रह सकते हैं। सारी सुविधाएं मनुष्य ने अपने हिसाब से अपने लिए बना रखी हैं। ये सब के सब आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। हम फसलें उगाते हैं, खेत में फसलें एक ही प्रकार की फसल पूरी खेत में उगाई जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेज पर। तो ये सब ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हैं। अब एक दो चीज़ें और आती हैं जो आप लोगों से पूछा जाता है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है। तो पहले मैं बता दूं इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम को हिंदी में थोड़ा सा यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इकोसिस्टम इसको कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है, कैसा सिस्टम है, किसी भी एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग हैं उनका इंटरेक्शन क्या है। जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो अपने जीवन की, लाइफ की सारी आवश्यकताएं उस एरिया में ही प्राप्त करते हैं, उनसे ही लेते हैं, कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों से लेते हैं। अगर हम मछलियों की बात करें, मछली का एनवायरनमेंट क्या है, वाटर है। वो वाटर से ही सारी चीज़ें ले लेती हैं। उनको भोजन के लिए, किसी और चीज़ के लिए ज़मीन पर नहीं आना पड़ता है। तो उनका इकोसिस्टम क्या हो गया, उनका एनवायरनमेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। कुछ ज़मीन पर रहते हैं और अपनी आवश्यकताएं वहाँ से लेते हैं। तो वाटर इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक इंटरेक्शन चलता है। हम ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव एटमॉस्फेयर से ही अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें लेते हैं और लास्ट में धीरे धीरे उन्हीं को देते जाते हैं। गिव एंड टेक, इसको इंटरेक्शन कहा जाता है। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशन इकोसिस्टम है। समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा माना जाता है। वो अनचेंज है, चेंज नहीं होता है वो। लेकिन पृथ्वी पर इकोसिस्टम चेंज होते रहते हैं। कहीं ग्रासलैंड हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं प्लेन इलाका है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉन्ड, छोटा सा तालाब, उसका भी एक अपना वो एक इकोसिस्टम है। तालाब में पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर वो जलकुंभी वगैरह ऊपर पाई जाती है। फिर तालाब के किनारे कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, कुछ जो है फ्रॉग्स टाइप के जो एम्फीबियंस हैं, ये जल में जमीन पर दोनों पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये सब चीज़ें उसी पॉन्ड की एरिया में ही अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें एक दूसरे से ले लेते हैं, उनको देते रहते हैं। तो एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि पॉन्ड इकोसिस्टम सबसे छोटा इकोसिस्टम है। वो काफ़ी छोटा इकोसिस्टम है जहाँ सारे जीव वहीं उसी एरिया में जीवित रहते हैं। तो इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, समुद्र का है, बहुत छोटा भी होता है। अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत लिविंग नॉन लिविंग के इंटरेक्शन को, गिव एंड टेक को समझा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी शब्द भी एक ग्रीक वर्ड है ओइकोस। ओइकोस मतलब होता है आवर होम, हमारा निवास, हमारा घर, हमारा आवास, उससे बना हुआ है। तो इकोलॉजी का मतलब है कि हम जिस आवास में रहते हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं, कौन किससे हमें क्या मिलता है, किसको हम क्या देते हैं। इस साइंस की इस ब्रांच को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। आप लोग के चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो बच्चे रिलेटेड है वो अपना आंसर भी चाहे तो भेज सकते हैं लिख के। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आप लोगों को इससे आगे और अच्छे वीडियो बना के भेज सकूं।